आजकल भारतीय स्टॉक मार्केट में आईपीओ काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहते हैं। कुछ निवेशक आईपीओ में इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन कमाना चाहते हैं, तो कुछ निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। नए निवेशकों के लिए आईपीओ को समझना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा आईपीओ क्या होता है, कंपनियां आईपीओ क्यों ऑफर करती है, आईपीओ में कौन इन्वेस्ट कर सकता है और आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके आईपीओ संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आईपीओ क्या होता है? दोस्तों, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आईपीओ के माध्यम से कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जनता को बेचने के लिए ऑफर करती है। यह आईपीओ उस कंपनी के द्वारा लाया जाता है जो पहले से कोई व्यापार कर रही हो। आईपीओ के द्वारा कोई प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेशन अपना कुछ हिस्सा बेचकर पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। कोई कंपनी आईपीओ लाने के बाद में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है और आम निवेशक भी उस कंपनी के शेयर खरीदकर उस कंपनी में भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, आईपीओ प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आता है, जहां पर शेयर्स पहली बार जनता को ऑफर किए जाते हैं। जो कंपनी आईपीओ इशू करती है उसे इशूअर कहा जाता है। अगर साधारण शब्दों में बात करें तो कोई नई कंपनी अपने शेयर्स बेचकर पब्लिक से पैसा जुटाती है और अपना कुछ हिस्सा पब्लिक को बेच देती है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक कंपनी अपने शेयर्स जनता को बेचने के लिए क्यों ऑफर करती है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कर्ज का भुगतान करने के लिए। दोस्तों, कई बार बैंकों से अधिक कर्ज या लोन लेने के बजाय कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेचकर आईपीओ के माध्यम से पैसे जुटाना अधिक प्रीफर करती है। सेकंड रीजन है व्यापार के विकास एवं विस्तार के लिए। अगर कंपनी अपने व्यापार के विस्तार के लिए नई यूनिट लगाना चाहती है, नई सर्विस या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो भी वह आईपीओ के माध्यम से पैसा जुटाकर ये कर सकती है। थर्ड है मार्केट में प्रतिष्ठा के लिए। कंपनियां शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होकर अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के कारण कंपनी की लिक्विडिटी में भी इजाफा होता है। आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, आईपीओ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स्ड प्राइसिंग ऑफर, सेकंड बुक बिल्डिंग ऑफर। फिक्स्ड प्राइसिंग ऑफर में कंपनी शेयर्स की कीमत को पहले से तय कर लेती है। इसमें निवेशकों को पहले से शेयर्स की कीमत पता होती है। आईपीओ अप्लाई करते समय निवेशकों को अनिवार्य तौर पर फुल शेयर प्राइस पर बिड लगाना होता है। सेकंड है बुक बिल्डिंग ऑफर। दोस्तों, इस प्रकार के आईपीओ में इश्यूअर कंपनी के द्वारा एक प्राइस बैंड तय कर लिया जाता है। ये प्राइस बैंड एक शेयर का होता है, उदाहरण के लिए 100 रुपये से 110 रुपये। इस प्रकार के आईपीओ में आईपीओ अप्लाई करते समय निवेशक को बताना होता है कि वह कितने शेयर्स के लिए आवेदन करेंगे और एक शेयर को कितनी कीमत देने के लिए तैयार हैं। प्राइस बैंड की न्यूनतम प्राइस को फ्लोर प्राइस कहा जाता है, जबकि अधिकतम प्राइस को कैप प्राइस कहा जाता है। फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस में 20% का अंतर हो सकता है। बुक बिल्डिंग ऑफर में निवेशकों के द्वारा आईपीओ में लगाई गई बिड्स के आधार पर ही एक शेयर की कीमत तय होती है। दोस्तों, आपने आईपीओ से संबंधित प्रोस्पेक्टस के बारे में भी सुना होगा। जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, उसे प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। इसमें कंपनी की हर जानकारी मौजूद होती है, जैसे कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, प्रमोटर कौन है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन है, कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा और इशू की जानकारी। मेनली प्रोस्पेक्टस दो प्रकार के होते हैं। पहला आईपीओ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस या DRHP। इसमें कंपनी के आईपीओ के बारे में जानकारी होती है। आईपीओ अप्रूवल के लिए कंपनी के द्वारा इस प्रोस्पेक्टस को सेबी में सबमिट किया जाता है। सेकंड होता है आईपीओ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसे RHP भी कहा जाता है। ये DRHP का फुल एक्सटेंशन ड्राफ्ट होता है, जिसमें आईपीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, जैसे कि आईपीओ कब खुलेगा, आईपीओ की शेयर प्राइस, कंपनी के नवीनतम फाइनेंशियल डेटा, कंपनी के अंडरराइटर्स कौन है आदि। इस प्रोस्पेक्टस को आईपीओ फाइनल प्रोस्पेक्टस भी कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको आईपीओ प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ लेना चाहिए। यह आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। अब बात करते हैं आईपीओ में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, आईपीओ में किसी भी व्यक्ति द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक माइनर भी आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खुलवा सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मुख्यतः 4 प्रकार की कैटेगरीज होती है। फर्स्ट होती है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स।
इसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल, NRI और HUF शामिल होते हैं। इस कैटेगरी में आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही IPO में अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में आप कट ऑफ प्राइस पर आवेदन कर सकते हैं। सेकंड होता है NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी कहा जाता है। जो निवेशक 2 लाख से अधिक की राशि IPO में आवेदन करना चाहते हैं वह इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। इस कैटेगरी में आप कट ऑफ प्राइस पर आवेदन नहीं कर सकते। थर्ड कैटेगरी होती है QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। इस कैटेगरी में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आते हैं। इस कैटेगरी में भी कट ऑफ प्राइस पर आवेदन नहीं किया जा सकता। लास्ट कैटेगरी होती है एंकर इन्वेस्टर्स की। ऐसे निवेशक जो QIB कैटेगरी में 10 करोड़ से अधिक का आवेदन करना चाहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि IPO में इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों, आजकल किसी भी IPO में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। IPO में अप्लाई करने के लिए एक बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। IPO में ASBA या UPI के माध्यम से आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। एक IPO ऑफर सामान्यतः 3 से 5 दिन के लिए खुला रहता है। इस दौरान आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है ASBA यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। ASBA यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। दोस्तों, इस तरीके में आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके ASBA के द्वारा IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में डीमैट अकाउंट और पैन नंबर की आवश्यकता होती है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप UPI के द्वारा भी IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। UPI से IPO एप्लीकेशन लगाने के लिए आपके पास में एक UPI ID होना जरूरी है। इस तरीके में आपको अपने ब्रोकर के माध्यम से एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अगर आपको IPO अलॉटमेंट होता है तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और कोई अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपके पैसे वापस अनब्लॉक हो जाएंगे। सामान्यतः IPO अलॉटमेंट के 2 से 3 दिन के भीतर आपका पैसा अनब्लॉक हो जाता है। इन दोनों के अलावा आप डायरेक्ट ब्रोकर से या बैंक के माध्यम से भी IPO में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी दिन आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक रहता है उस पीरियड के दौरान आपको सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिलता रहता है। आपको ब्याज इसलिए मिलता है क्योंकि IPO एप्लीकेशन लगाते समय आपका पैसा डेबिट नहीं होता बल्कि ब्लॉक होता है। IPO अलॉटमेंट प्रोसेस। दोस्तों, आमतौर पर IPO का अलॉटमेंट IPO सब्सक्रिप्शन खत्म होने के 1 वीक के अंदर हो जाता है। यदि कोई IPO ऑफर 1 गुना यानी 100% से अधिक सब्सक्राइब हुआ है तो इस स्थिति में लॉटरी के माध्यम से अलॉटमेंट होता है। जिन निवेशकों को IPO अलॉट होता है उनका पैसा उनके बैंक से डेबिट हो जाता है और उनके शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और जिन निवेशकों को IPO अलॉट नहीं होता उनका लीन अमाउंट अनब्लॉक कर दिया जाता है। यदि किसी कारणवश IPO फुल सब्सक्राइब नहीं होता है तो उन सभी निवेशकों को IPO अलॉटमेंट कर दिया जाता है जिन्होंने IPO में अप्लाई किया था। IPO अलॉटमेंट के बाद में सामान्यतः 1 से 3 दिन के भीतर शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं और उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, लिस्टिंग से पहले की पूरी प्रक्रिया प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आती है, जबकि शेयर सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होने के बाद में ट्रेड होने लगते हैं। जिन निवेशकों को IPO में शेयर प्राप्त नहीं होते वे सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हम IPO प्रोसेस को समझते हैं। IPO प्रोसेस एक लंबी प्रक्रिया है जो कई भागों में डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक का चयन किया जाता है। कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट बैंक का चयन IPO पर सलाह और अंडरराइटिंग सर्विस देने के लिए किया जाता है। सेकेंड स्टेप में ड्यू डिलीजेंस और रेगुलेटरी फाइलिंग को पूरा किया जाता है। इसमें अंडरराइटिंग सर्विसेज और रेड प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है। सेबी, NSE, BSE, सिक्योरिटी कंट्रोल एक्ट, कंपनीज एक्ट की पालना सुनिश्चित की जाती है। थर्ड स्टेप में इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा प्राइसिंग की जाती है। यहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है। इसमें इश्यू साइज, इश्यू प्राइस, कितने शेयर्स जारी किए जाएंगे आदि तय किया जाता है। उदाहरण के लिए ABC कंपनी का वैल्यूएशन 5000 करोड़ रुपए किया गया है। यदि ABC लिमिटेड 1000 करोड़ रुपए का फंड जुटाना चाहती है तो ऐसी स्थिति में इशू साइज 1000 करोड़ रुपए का होगा। यदि कंपनी ने एक शेयर की कीमत 1000 रुपये तय की है तो यहाँ पर 1000 करोड़ शेयर्स जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही शेयर्स का लॉट भी तय किया जाता है। अगली स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया जाता है। इसमें IPO को अलग अलग कैटेगरी के निवेशकों को बेचने का कार्य होता है, जिसमें QIB, NII रिटेल निवेशक आते हैं। इन सभी से IPO एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। एप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के 1 वीक के अंदर शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाता है। जिनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं वे उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अलॉटमेंट के 2 से 3 दिन के भीतर कंपनी के स्टॉक्स की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है।
दोस्तों किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा लेनी चाहिए। इसके लिए आप कंपनी के फाइनेंशियल डेटा और प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आईपीओ के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।